चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। कैसे पुलिस ने इस केस की परत दर परत साजिश को बेनकाब किया है, ये रिपोर्ट में देखिए, फिर खबर तो समझिए। राजधानी पटना का बुधा कॉलोनी का इलाका। देर रात का वक्त पुलिस की स्पेशल टीम ने एक शातिर अपराधी को घेरा। खुद को घिरा देख अपराधी ने पुलिस पर तड़ातड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस भी इस बार ठान कर निकली थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली अपराधी के पैर को चीरती हुई निकल गई और इसी के साथ जमीन पर गिर गया बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया। शुरुआत में चर्चा थी कि बंटी की हत्या किसी सेक्स रैकेट के खुलासे को लेकर हुई है, लेकिन जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो कहानी बिल्कुल उलट निकली। दरअसल ये पूरा मामला शराब के काले कारोबार और आपसी रंजिश का है। बंटी और रवीश दोनों शराब माफिया थे। कुछ समय पहले पुलिस ने रवीश को दबोच लिया था। रवीश को पता चला कि उसके जेल जाने में बंटी का हाथ है। फिर क्या था, रवीश ने बदले की ठान ली। इसमें जो उन लोग आपस में जो उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की। फिर 5 जुलाई का दिन रवीश ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पटना जंक्शन से बंटी को अगवा कर लिया और फिर बेरहमी से उसकी जान ले ली। लाश को बाढ़ के अथमलगोला में फेंक दिया ताकि सबूत मिट सके, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे, जिसके बाद पुलिस की गोली ने बसिया के खौफ को घुटनों पर ला दिया है। फिलहाल वो पीएमसीएच के बेड पर पड़ा है और पुलिस उसके बाकी साथियों की कुंडली खंगाल रही है। पटना पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शराब के सिंडिकेट और गैंगवॉर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बंटी मर्डर केस के मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है और अब इस केस की आगे की पड़ताल भी जारी है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। अपराध के खिलाफ जो पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में चल रहा है, आप उसको समझिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कितने सख्त तरीके से बिहार में काम कर रही है। तो देखिए, बांका में 5 जुलाई को गुंजन सिंह और सीटू का डबल मर्डर हुआ और 11 जुलाई को आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। घायल सचिन अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। इसके अलावा वैशाली की बात करें तो 12 जुलाई को डबल मर्डर हुआ। वैशाली में आर्मी जवान और उनके पिता की हत्या कर दी गई। 13 जुलाई को आरोपी का एनकाउंटर हुआ और घायल जगदीश राय अस्पताल में भर्ती है। पटना की बात करें तो 5 जुलाई को बंटी यादव का अपहरण हुआ था। 11 जुलाई बाढ़ में बंटी का शव मिला और फिर 16 जुलाई का दिन जब मुख्य आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। फिलहाल घायल रवीश पीएमसीएच में भर्ती है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ इतने ही नहीं हैं। पुलिस ने 1 महीने में अब तक 10 एनकाउंटर किए हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। 16 जून गोपालगंज में किशन कुमार को घायल किया गया। इस पर शराब तस्करी का आरोप था। इसके अलावा 16 जून को ही गयाजी में सुजीत चौधरी श्रवण को एनकाउंटर में घायल किया गया। ये लूटकांड के आरोपी थे। 17 जून को मुजफ्फरपुर में अमित कुमार सिंह घायल हुआ, कुख्यात अपराधी था। 17 जून को ही आरा में भरत तिवारी का भी एनकाउंटर हुआ, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ। इस पर पुलिस को चुनौती देने का आरोप है। इसके बाद 3 जुलाई समस्तीपुर में अमन कुमार को घायल किया पुलिस ने एनकाउंटर में, जिस पर लूट का आरोप था। 3 जुलाई को ही सीतामढ़ी में पेकन महतो भी घायल किया गया। इस पर भी लूटकांड का आरोप है। 11 जुलाई को बांका में सचिन सिंह को घायल किया गया। इस पर डबल मर्डर का चार्ज है। 13 जुलाई को वैशाली में जगदीश राय घायल हुआ। इस पर भी डबल मर्डर का आरोप है। 15 जुलाई को खगड़िया के अखिलेश सदा को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया। इसके नाम पर भी कई कांड दर्ज हैं। 16 जुलाई की बात करें तो पटना में आरोपी रवीश को घायल कर दिया गया है, जो कि बंटी हत्याकांड का आरोपी है। अब आप अपराधियों को सरकार का जो सख्त संदेश है वो समझिए। तो सरकार का संदेश साफ है कि गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। या तो अपराध छोड़ दो या फिर बिहार छोड़ दो। क्राइम पर लेकर जो सरकार है वो 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। लॉ एंड ऑर्डर से बिहार में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ये बार बार सरकार संदेश देना चाह रही है और ऑपरेशन लंगड़ा उसी की एक बानगी है।
अब बात गांव की सरकार की। पंचायत चुनाव 2026 से पहले बिहार सरकार ने नए सिरे से परिसीमन कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से पंचायतों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। करीब 35 साल बाद परिसीमन कराने के फैसले का पंचायत प्रतिनिधियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाते इन पंचायत प्रतिनिधियों की खुशी ये बताने के लिए काफी है कि सरकार का नया फैसला इनके लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को पास कर दिया है। साथ ही साल 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कराने का भी फैसला लिया है। अद्भुत, अकल्पनीय, ऐतिहासिक और माननीय मुख्यमंत्री का साहसिक निर्णय, और इस साहसिक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को बिहार के आम आवाम और त्रिस्तरीय प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और बधाई और शुभकामना। राज्य सरकार ने करीब 35 साल के बाद पंचायतों में परिसीमन कराने का फैसला लिया है। नए परिसीमन के तहत सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं में भी बदलाव होगा। जरूरत के हिसाब से नए क्षेत्र बनाए जाएंगे और पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। परिसीमन होना है तो आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, नए सिरे से होगी। पहले क्या था, अब तो कोई मतलब ही नहीं कि पहले कोई सीट आरक्षित थी या नहीं थी, क्योंकि परिसीमन ही हो जाएगा तो क्षेत्र की जो रूपरेखा है वही बदल जाएगी। तो बिल्कुल नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था होगी। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 से पहले सरकार का यह फैसला ग्रामीण राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। सरकार का दावा है कि इससे बढ़ती आबादी के अनुरूप बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित होगा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए 35 साल बाद अब बिहार में पंचायत का परिसीमन होने वाला है और इसका स्वागत सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। पंचायत चुनाव 2026 से पहले सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। करीब 35 साल के बाद पंचायतों का परिसीमन करने का फैसला सम्राट कैबिनेट ने लिया है और इसके लिए साल 2011 की जनसंख्या को आधार मानने का जो मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को भी कैबिनेट की बैठक में पास किया गया। ग्राम पंचायत, वार्ड और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं में इस नए परिसीमन से बदलाव होगा। इसके तहत नए क्षेत्र बनाए जाएंगे और पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन भी किया जा सकता है। अब ये समझिए कि परिसीमन का फैसला आखिर क्यों लिया गया। तो देखिए करीब 35 साल से परिसीमन नहीं हुआ था, कोई सीमाओं में बदलाव नहीं हुआ था, पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में परिसीमन से जनसंख्या के अनुसार क्षेत्रों का नया निर्धारण होगा। नए सिरे से परिसीमन होने से ग्राम पंचायतों के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन भी कम होगा। परिसीमन से स्थानीय स्वशासन को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और इसी की वजह से योजनाओं का लाभ भी लोगों तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा। और यही वजह है कि पंचायत प्रतिनिधि हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता या फिर विपक्ष के नेता सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई से दौड़ने लगेगी। ये प्रदूषण मुक्त ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे स्वच्छ और हरित जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का एक हिस्सा है, जिसके तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। देखिए हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भारत में होने वाली है और इसमें काफी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए खबर तो समझते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो आप ये खबर जान लीजिए। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ये हरियाणा के जिंद से शुरू होने वाली है, जो कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है।
अब ये जान लीजिए कि सामान्य ट्रेनों से ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो अलग कैसे है। देखिए कि सामान्य ट्रेन में डीजल इंजन या फिर ओवरहेड बिजली वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जबकि अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो इसमें पारंपरिक इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में और क्या कुछ खास बातें होती हैं ये भी समझ लीजिए। ट्रेन में डीजल या फिर इलेक्ट्रिक इंजन नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस ट्रेन में यूज किया जाएगा। फ्यूल सेल सिस्टम खुद बिजली तैयार करता है। ट्रेन की आवाज इसकी वजह से कम हो जाएगी और जो ट्रेन में सफर कर रहे होंगे उन्हें काफी आरामदायक महसूस होगा। ट्रेन की सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसर भी होगा, जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए भी पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। ट्रायल में ये ट्रेन 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है, यानी कि इतनी इसकी रफ्तार होगी। अब ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक क्या है जिसके ऊपर ये ट्रेन चलने वाली है, जो मोटर हटा के ये हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक लाई गई है। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक खास प्रोसेस है। हाइड्रोजन गैस और हवा में मौजूद ऑक्सीजन से ये बिजली बनाता है। पूरी प्रक्रिया में किसी तरह का कोई फ्यूल नहीं जलाया जाता है। बिजली बनने के बाद वही एनर्जी ट्रेन के मोटर को चलाती है। इससे धुआं या फिर जहरीली गैस नहीं निकलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी कम होता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद सिर्फ पानी का भाप निकलता है। इससे पर्यावरण के लिए सुरक्षित तकनीक इसको माना जा रहा है। प्रदूषण कम करने या फिर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाने में भी इस हाइड्रोजन ट्रेन से मदद मिलेगी और यही वजह है कि अब पूरा भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वेबसाइट लगातार बफर कर रहा है? पर अब रेलवे ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नई पहल की है। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। फिलहाल नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी कि आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में आगे बदलाव किया जाएगा। तो देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक नई पहल की है और कई बदलाव वेबसाइट में किए गए हैं। अब खबर तो समझते हैं। तो देखिए, IRCTC वेबसाइट के नए अपडेट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप रेल से ट्रैवल करते हैं तो। IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन रेलवे ने लॉन्च कर दिया है। 15 जुलाई 2026 को रात 9 बजे से इस वर्जन को लॉन्च किया गया है। ये वर्जन लाइव हो गया है। अब ये नई बीटा वेबसाइट में कौन से बड़े सुधार हुए हैं ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, मुख्य रूप से इसमें 4 बड़े तकनीकी सुधार किए गए हैं। अब जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन या फिर बुकिंग करेंगे तो इस दौरान आपको जो कैप्चा भरना पड़ता था वो नहीं भरना पड़ेगा, वो नहीं दिखाई देगा। अलग अलग क्लास के लिए बार बार नहीं सर्च करना होगा, यानी कि अगर स्लीपर है या फिर AC है या फिर सेकंड AC है, इसके लिए अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं है। सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता आप एक ही साथ स्क्रीन पर देख सकेंगे, चाहे वो किसी भी श्रेणी की सीट हो। IRCTC ने बुकिंग के लिए फास्टर चेकआउट फीचर भी अब इस नई वेबसाइट में जोड़ दिया है। टिकट बुक करते समय एक जो स्टेप्स होते थे आपके, वो अब कम कर दिए गए हैं। बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय इसकी वजह से घट जाएगा, क्योंकि कम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बार बार अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए और अच्छी खबर है। इसके लिए ईजियर रिपीट बुकिंग की सुविधा भी इस नई वेबसाइट में होने वाली है। यात्रियों को डिटेल्स बार बार नहीं भरनी पड़ेंगी। अगर आप बार बार बुकिंग करते हैं तो डिटेल्स पहले से ही सेव रहेगी। आपको दोबारा टिकट बुक करते टाइम अपनी जानकारी नहीं डालनी होगी। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, साल 2002 में IRCTC वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई थी। देश के सबसे व्यस्त ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स में से फिलहाल ये वेबसाइट है। IRCTC के जरिए रोजाना अगर बात करें तो औसतन 14,50,000 ट्रेन टिकट बुक की जाती है। बड़े यूजर बेस को बिना किसी रुकावट तेज सर्विस देने के लिए अपडेट करने की जरूरत थी। इसकी वजह से नया वर्जन लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे अपने बैकएंड सिस्टम को भी इस नए वेबसाइट के हिसाब से लगातार बदल रहा है और दशकों पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यात्रियों को और भी सुविधा मिले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। स्मार्ट क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पढ़ाई और JEE नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस पहल से हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। ये तस्वीरें बिहार के सरकारी स्कूलों की हैं, जहां शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब ब्लैक बोर्ड के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन भी बच्चों के भविष्य को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से लाइव क्लासेस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के 150 सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र और छात्राओं को AI आधारित पढ़ाई, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट और JEE, नीट और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में तैयारी का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, गांव और शहर के छात्रों के बीच शिक्षा की दूरी को कम करना, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नई पहचान बना सकें। शिक्षा के क्षेत्र में ये पहल सरकारी स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। अगर ये योजना तय लक्ष्य के मुताबिक पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आने वाले वक्त में बिहार के सरकारी स्कूल प्रतिभा और गुणवत्ता की नई पहचान बन सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार काम कर रहे हैं और इस दिशा में अब एक नई पहल की गई है कि स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही AI का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिन पे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पैसे बच्चे खर्च करते थे, उसको भी अब कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है। और आइए अब खबर को समझते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब से लाइव क्लासेस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस नई पहल की शुरुआत की है। सरकारी स्कूलों में अब ब्लैक बोर्ड के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन भी होंगे जिस पर बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। इस पे नई तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि 150 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक AI आधारित पढ़ाई इस नई पहल के जरिए कराई जाएगी। JEE हो या फिर नीट हो या फिर CUET जैसी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसकी तैयारी के लिए बच्चों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अब उनकी तैयारी मुफ्त में करने का मौका बच्चों को मिलेगा। बच्चों को महंगी कोचिंग पर अब इसके लिए निर्भर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिहार सरकार ने एक नई पहल की है जिसके तहत स्मार्ट क्लासेस अब उनके सरकारी स्कूल में ही उपलब्ध होंगे और उसी के जरिए वो JEE, नीट या फिर CUET जैसे जो मुश्किल परीक्षाएं होती हैं जिसके लिए अलग से प्राइवेट कोचिंग लेनी पड़ती है, अब उन्हें वो लेने की जरूरत नहीं होगी। अब उनके सरकारी स्कूल में ही सरकार की तरफ से मुफ्त में ये सेवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि जब तक पढ़ाई की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक राज्य का विकास भी संभव नहीं है। और ऐसे में सरकार लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में जो नींव है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, बुधवार को भी बिहार को 211 नए डिग्री कॉलेज का तोहफा बिहार सरकार ने दिया था और अब सरकारी स्कूलों में JEE, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी का भी फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था और पैसों के अभाव में पढ़ाई से समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएं अब सरकारी स्कूल में ही मिलेंगी। और